Okay. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Thank you. हो आ गए भूपेंद्र जी। गुड इवनिंग भरत भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीति जी गुड गुड इवनिंग। हाँ वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, वो माइक नहीं ले पा रहा था। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं शायद। करें भाई स्टार्ट। देखिएगा लास्ट क्लास में हम लोग मेटला एल्कीन्स की बातें स्टार्ट की थी। मेटला एल्कीन्स में हम लोगों ने बोला था अगर आपके पास में क्या रहा होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर अगर एल्कीन अगर लिगेंड रही होगी तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को मेटला एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। उनमें क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बैक डोनेशन स्टार्ट होता है। तो देखो अपने पास में दो स्टेजेस बनती है। पहली स्टेज में जिसमें बैक डोनेशन का एक्सटेंट कम होता है और सेकंड में बैक डोनेशन का एक्सटेंट बहुत हाई होता है। जिसमें बैक डोनेशन का एक्सटेंट कम होता है उसको दीवार चैट डुनकंसन मॉडल बोला गया था। और ऐसा बैक डोनेशन का एक्सटेंट कम होगा किसमें, जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या मतलब +2 के आसपास रही होंगी। ठीक है, मतलब +2 वाले में बहुत कम बैक डोनेशन होता है। दूसरा जो अपने पास में था वो हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा केस, कि जब मेटल 0 या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे तो उनमें हाई बैक डोनेशन होता है। और हाई बैक डोनेशन होने की वजह से मेटला साइक्लोप्रोपेन मॉडल फॉर्म होने लग जाता है। वहां पे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के अंदर मेटल आ जाती है। उसकी उसमें जो अपनी एल्कीन होती है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है और एक डाई एनाइनिक लिगेंड की तरह वो बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन्स का। इसके अलावा दूसरा उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो नियरली 1 के आसपास चला जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी कंडीशनें पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इन दोनों की जो अपने पास में स्टेट है इनके बीच में एक हाइब्रिड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसमें कुछ एक्सटेंट तक बैक बॉन्डिंग हो रही होगी और जिसकी वजह से क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था उसका वो टूटेगा और जब टूटेगा तो उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रह जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो दिखाई देंगे वो 2 से 1 के बीच में दिखाई देंगे। और दूसरा हम लोगों ने बोला था कि इसमें जो टर्मिनल वैलेंसीज होंगी वो वैलेंसीज कहाँ पे शिफ्ट होने लग जाएंगी, टर्मिनल वैलेंसीज जो होंगी वो आउट ऑफ प्लेन जाने लग जाएंगी। उसके बाद में हम लोगों ने कहानियां डिस्कस की थी कि जो आपका एल्कीन जो पूरा का पूरा है वो मॉलिक्यूल के प्लेन में रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके कंडीशन में बात की थी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर ही होंगे तो उन केसेस में अगर मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से पड़ा हुआ है तो उसकी एल्कीन उसके जस्ट परपेंडिकुलर पड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो उस केस में कैसा होगा, इन द प्लेन होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो उसके केस में दो कहानियां बनती हैं। पहली कहानी बनती है कि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। अगर वो D8 सिस्टम रहा होगा तो उन कंडीशंस में इक्वेटोरियली फेवर्ड होता है। बोलो यार, इक्वेटोरियली फेवर्ड होगा। और जिनमें मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा फेवर्ड होगा TBP में, अगर वो D6 सिस्टम रहे होंगे तो फिर वो एक्सिली क्या होगा, फेवर्ड होगा। और ऐसे केसेस हमें स्पेक्ट्रा में बहुत हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हम लोग, जानते हैं कहानियों को। इसके कुछ रोमांचक बातें और हैं इसमें, उनको डिस्कस करते हैं। देखिएगा जरा बोर्ड पे। सबसे पहले जो पहले नॉर्मल क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग वो इसमें बैक डोनेशन के ही करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा कहानियों को समझना अच्छे से। अगर मान लीजिए कि मेरे पास में मेटल था, इस मेटल के साथ में एल्कीन ने आके जुड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसा दिखाया था इसे, मेटल के पास में ऐसे वैकेंट डी ऑर्बिटल था। बोलो यार, इसके साथ में कोई भी एल्कीन आएगी और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी थी। फिर से क्या था, इसके पास में क्या भरा हुआ था, यहाँ पे इस मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी और जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उन कंडीशंस में ये इसके पाई स्टार में वापिस से फेंकने लग जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव।
जैसे ही वापस बैक डोनेशन करेगा तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट स्टेट कैसे दिखाई देगी, कुछ इस टाइप की दिखाई देती है कि मेटल थी, मेटल का और कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन की ब्रेकिंग आने लग जाएगी। फिर से यहाँ पे फॉर्मेशन था, यहाँ पे क्या लगे होंगे, कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इस मेटल के ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए हैं। ये अपने पास में क्या होगी, कोई स्टेट रही होगी। अगर मैं इस स्टेट के अंदर अगर बात करता हूं तो इस स्टेट में हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग ऐसा बोल देंगे कि मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, समझिएगा लाला अच्छे से, ठीक है। देखना, अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ज्यादा होंगी, डेंसिटी अगर ज्यादा रही होगी तो उसकी वजह से बैक डोनेशन जो होगा वो हाई एक्सटेंट पे होगा। बोलो यार क्या होगा, बैक डोनेशन ज्यादा होगा। अगर बैक डोनेशन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, मेटल का और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन मेटल एंड कार्बन क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो फिर क्या बोल देंगे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एम और सी कौन सा है, कार्बनिक सॉरी एल्कीन वाला कार्बन है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। दूसरा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर बैक डोनेशन होगा तो सी और सी का बॉन्ड टूट रहा है, बोलो यार, और अगर सी और सी का बॉन्ड टूट रहा है इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सी एंड सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। अगर सी सी का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो उसकी फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। तो ये आपके पास में रिजल्टेंट कहानियां बनेंगी जिससे आपके पास में कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का ही पेपर में मिल सकता है, ठीक है। तो मैं एक एक केस करके डिस्कस करता हूं, जरा आप अच्छे से देखना और मेरे को बताना, ठीक है। पहला, अगर मैं पहले टाइप में अगर बात करता हूं, पहले टाइप में मैं अगर बात करता हूं, मान लीजिए कि पहला मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने ले लिया है कि मेरे पास में क्या था, पीटी था, इस पीटी के ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर कुछ L3 लिगेंड लगे हुए हैं, कोई भी L3 लिगेंड लगे हुए हैं। इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है CH2 CH2। दूसरा क्या लगा हुआ है, पीटी के ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए, सेम ही लिगेंड है। इसके ऊपर अगला जो कंपाउंड है वो CF3 है और CF3 है। और जो मेरे पास में थर्ड है वो है PTL3, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। लास्ट जो है मेरे पास में वो एक एल्कीन है, CH2 CH2। जल्दी से बताएंगे किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, 1 2 3। ये केस नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह केस नंबर 1 कर सकते हो आप इसे, केस 1। जल्दी से बताएंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर क्या होगा। मेटल के बगल में यहाँ पे आप PPS3 लगा सकते हो, या जिसे सोल्ट के लिए ये लीजिए, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दे देता हूं आपको, उसमें बता दीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, इसके ऊपर मैंने Cl3 लगा दिया है ओवरऑल नेगेटिव, इसके ऊपर भी Cl3 लगा दिया है ओवरऑल के ऊपर नेगेटिव। क्या बनेगा, सेकंड में कैसे हो गई दीपाकर जी, आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, ये तो क्वेश्चन तो पूछो किसकी बतानी है, सीसी की बतानी है, सीसी की बतानी है, हाँ एमसी की ज्यादा होगी, सही बात, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखिएगा एक बार, अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास में, ये बैक डोनेशन होगा, इसमें तो कोई बैक डोनेशन नहीं होगा। अगर इसमें कोई बैक डोनेशन नहीं होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें तो कितना होगा, 2 होगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा। लेकिन जब आप इनको चेक करने जाएंगे तो इनके केस में हम लोग क्या पाएंगे, बोर्ड पे देखिएगा जरा, जैसे पीटी था जी, ठीक है, इस पीटी के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के ऊपर CF2 लगा हुआ है और CF2 लगा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिया और इसके ऊपर फ्लोरीन ले लिया और यहाँ पे भी फ्लोरीन ले लिया। कहानी क्या होगी कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये वाली एक एल्कीन है, तो इस एल्कीन में फ्लोरीन के पास में क्या है, लोन पेयर है, तो क्या ये फ्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ में रेजोनेंस करेगा क्या? क्या फ्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ में रेजोनेंस करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो मेटल के साथ में क्या होता है, बाइंड होता है। मेटल के साथ में जब कोई भी एल्कीन बाइंड होगी तो उसके ऊपर प्लस एम लगने की सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बंध गई है, तो कोई मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग पाएगा। अब देखना, अगर ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट किया है तो अब यहाँ पे इसका केवल क्या चेक होगा, माइनस एम तो लग नहीं रहा है, तो इसका ओनली इंडक्टिव इफेक्ट चेक होगा। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो इन पोर्शन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, और अगर इनके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा तो ये मेटल से बैक डोनेशन ज्यादा अमाउंट में करेगा। बोलो यार, किसके कंपैरिजन में? इस वाले के कंपैरिजन में। इसमें पीटी था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, एक तो हाइड्रोजन करे, एक तो हाइड्रोजन बैक डोनेशन करे। जब मतलब यहाँ पे लगे हुए वैलेंसीज हाइड्रोजन और एक बार फ्लोरीन करे, तो इसके केस में डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो बैक डोनेशन का एक्सटेंट क्या होंगे, हाई होंगे। और जब बैक डोनेशन के एक्सटेंट हाई होंगे तो उन केसेस में हम लोग क्या बोल देंगे, उन केसेस में हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पे इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा डिक्रीज करेगा। बोलो यार, अगर एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज कम हो जाएंगी। तो याद रखना, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये मैंने बॉन्ड ऑर्डर 2 बोल दिया है, और ये मेरे पास में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर कैसा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर लास्ट वाला 3 वाला तो सबसे ज्यादा होगा, हमेशा रिटेन रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ बैक डोनेशन होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1, फिर कौन सा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी यही होगा। बोलो यार, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी। 3 2 1, ये किसका ऑर्डर होगा, म्यू सीसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा। क्या कहानी समझ में आई? 3 2 1, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, ये ऑर्डर गलत लिख दिया। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का 3 1 2। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी, सीसी की कंपेयर करवाता भी हमें, मेटल कार्बन की नहीं करवाएगा। क्या पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसमें बस इतनी लिख लेना कि जो पहला तरीका सीखा इसमें ये लिख लेना कि एक्सटेंट ऑफ जो बैक डोनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एल्कीन के ऊपर जितना तगड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकालेगा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकालेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपके पास में, उतना ही ज्यादा बैक डोनेशन होंगे, और उतनी कम सीसी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, ये बात याद रखना। केस नंबर 2 ये लीजिए, केस नंबर 2 आ रहा आपके पास में। अब की बार मैंने क्या किया है, मेरे पास में मेटल है, जैसे PD है, इसके ऊपर में कुछ Cl3 है और इसके ऊपर एल्कीन, सेम ले लिए मैंने, CH2 नेगेटिव सेम ले लिया है। दूसरा मैंने ले लिया है Cl3PT डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। बता डालिए किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, आपको बताना है। म्यू सीसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना है किसकी ज्यादा होगी। किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी? ओके प्रीति, सेकेंड, फर्स्ट वन, ओके ठीक है। कैसे बताया आप लोगों ने?
बिल्कुल भरत जी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा जरा, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिएगा यहाँ पे आपके पास में क्या है, पीडी है जी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे CH2 है, इस CH2 के पास में कुछ इस टाइप से क्या रहा होगा, पाई स्टार रहा होगा। एल्कीन के पास में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये पीडी इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा। तो ये लीजिए मैंने क्या बना दिया है, पीडी बना दिया है। पीडी जो है वो 4D सीरीज का है। दूसरे केस में देखना, यहाँ पे मेरे पास में CH2 है, यहाँ पे CH2 है, इसके पास में फिर से कुछ इस टाइप से क्या पड़े हैं, पाई स्टार पड़े हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बगल में कौन पड़ा है, पीटी पड़ा है। पीटी का साइज बड़ा होगा, बोलो यार, पीडी से पक्का ही बड़ा होगा। ये किसका है, 5D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। तो जब हम लोग बैक डोनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जब पीडी जो बड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग क्या करता है, बैक डोनेशन करता है, क्योंकि उसका साइज कैसा है, बड़ा है। और अगर साइज बड़ा होगा तो इसका एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन क्या होगा, अच्छा होगा। और जब एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन अच्छा होगा तो उन केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की घटेगी। बोलो यार, एक्सटेंड बैक डोनेशन अच्छा करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो पहले वाले की सीसी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। बात ये आती है कि इसमें और इसमें ऐसा क्या हो गया कि आपने मेटल छोटा लिया, मतलब मेटल छोटे वाले की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई। देखिएगा यहाँ पे जो आपका पाई स्टार है, वो जो पाई स्टार है वो कैसा है, सेपरेटेड है, किससे, सेपरेटेड बाई किससे सेपरेटेड है, वो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से। अगर वो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है तो उन कंडीशंस में बैक डोनेशन करने के लिए मेटल बड़े साइज का चाहिए। लेकिन अगर वो यही कैसा होता, अगर ये कार्बोनिल होता तो उस केस में जो आपके पाई स्टार होते वो कैसे होते, एक पॉइंट के ऊपर थे, इसलिए स्मॉल साइज का। बोलो यार, तब मेटल किसका होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए। और जब सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होगा तो उन कंडीशंस में पाई स्टार अगर सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होगा तो मेटल बड़े साइज का होना चाहिए। तो इसमें लिख लेना एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, साइज ऑफ मेटल आयन इन केस ऑफ एल्कीन्स के केसेस में। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। भरत जी सही जवाब, सुनीत जी गलत हो गया। ठीक है, शायद समझ गए होगे, जिसने गलत जवाब दिया वो समझ गया होगा। लास्ट टाइप का एक और कर लेते हैं, देन ये और हो जाएगा। थर्ड केस नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने मेटल को बदल लिया, एल्कीन को बदल लिया है, और लास्ट केस होगा साइड लिगेंड्स की कहानियां। जैसे PPS3 होल ट्वाइस PT है, इसके साथ में एल्कीन लगी हुई है, CH2। और सेकंड केस में अपने पास में क्या है, PF3 का होल ट्वाइस है, और इसके साथ में क्या लगी हुई है, एल्कीन लगी हुई है। तो दोनों में से आपको ये बताना है कि किसके केस में सीसी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी। किसके केस में सीसी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी? फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। कैसे भरत? संजीव जी बिल्कुल सही जवाब। भरत जी फिर से सोचें। प्रीति जी सही जवाब। भूपेंद्र, अच्छा भरत जी नहीं है, भूपेंद्र है। भूपेंद्र भाई फिर से सोचो यार, सेकंड वन की तो ज्यादा होगी। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ED1 बोल देंगे, यहाँ पे ED2 बोल देंगे,
बिल्कुल एक ही का जवाब सही है क्या, एक ही का जवाब सही है क्या। देखें देखो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ईडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि PPH3 जो है उसके कंपैरिजन में PF3 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा। बोलो यार, अगर अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा तो इसके केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कम फेंकेगा, और अगर कम फेंकेगा तो फिर इसके केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होंगी। तो लिख लेना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ED2 कम होगी किससे, ED1 से, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो थी किसकी, CC की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कैसी थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, CC की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए होंगे, ठीक है, ओके चलें आगे। सब लोगों ने सही जवाब दिया। भरत वो भरत कह रहा हूं, भूपेंद्र चेंज कर लेना, ठीक है, समझ गए हैं, ठीक है भाई। अब ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट भी अपना ओवर हो चुका है। अब मैं आपको कुछ अच्छी सी दिलचस्प कहानियां सुना रहा हूं, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। पहली कहानी जो अपने पास में आती है वो आती है इस केस में फॉर्मेशन कांस्टेंट को लेके, ठीक है, जरा देखिएगा, नेट में यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन कांस्टेंट्स को लेके बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा जरा कहानी को। मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है आपके पास में, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स देता हूं और उसके बाद में बात करते हैं उसमें, ठीक है। एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स अपने पास में क्या है, एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स है अपने पास में PT है। देखिएगा क्या है, PT है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, PPH3 लगा हुआ है, इसके ऊपर PPH3 लगा हुआ है। इसके साथ में मैंने कोऑर्डिनेट करवा दिया किसको, यहाँ पे OAC को, इसके अंदर OAC डाला हुआ है। जब इसके ऊपर मैंने क्या डाली, दूसरी एल्कीन मैंने डाली, और दूसरी एल्कीन थी डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये वाली। तो इसमें क्या होता है, जब आगे रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के बाद में कंपाउंड बना अपना PT PPH3 और यहां से ये वाली एल्कीन को इसने रिप्लेस कर दिया, और जब रिप्लेस किया तो नया जो कंपाउंड बना वो कुछ इस टाइप से बना, ठीक है। प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, जो अपने पास में OAC वाला है, ये वाला कंपाउंड, अक्राइलेट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसने ये पूछा कि जब ये रिएक्शन चल रही है तो इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां से आपके पास में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जो बना हुआ प्रोडक्ट है, इसमें अगर K इक्विलिब्रियम डिफाइन करवाता हूं तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी, कैसी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो K इक्विलिब्रियम होता है किसी भी रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे हम लोग बोलते थे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या कर देंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो यार, यही तो बोलते थे जिंदगी भर। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर डालिए। यहाँ पे जो आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो फिर वो बैक डोनेशन करेगा, और बैक डोनेशन करके क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। अब मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकालेगा। देखो ये वाला जो है वो एक इसके ऊपर लगे हुए ये वाले ग्रुप कैसे हैं, -I के। मतलब ये कैसे हैं, अगर ये वाली है आपके पास में और एक ये वाली है तो ये वाला क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा तो इस ये वाला कैसा है, एक अच्छा एक्सेप्टर है। और अगर अच्छा एक्सेप्टर होगा तो फिर उन केसेस में क्या बोल देंगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, मोर स्टेबल बन जाएगा। बोलो यार, अगर सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसके ऊपर एल्कीन कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तभी तो ज्यादा खींचेगी। और जब ज्यादा खींचेगी तो उस केसेस में क्या बोल देंगे, वो आपका अच्छा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा। तो इन केसेस में
अगर ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा तो ये जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, और जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं इस रिएक्शन की, तो के इक्विलिब्रियम जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 10 की पावर 6 के। इसलिए ये सारा का सारा जो अपने पास में जो प्लस एम से एल्कीन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वाले प्लस एम वालों के केस में अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उन कंडीशंस में फिर वो हटके उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आना चाहेगा, जो मेटल को कैसा बना देगा, स्टेबल बना देगा। क्या बात समझ में आई, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच डालेगा। जल्दी से बता दें इस बात को, क्या ये इतनी कहानी आपको समझ में आई, बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए। ओके, आपको समझ में आ गई है। फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछता है भाई यहाँ से, ठीक है। ओके सुनीत, ओके भरत। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या आपके पास में पीटी है, उस पीटी के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स लगा हुआ, एक लिगेंड लगा हुआ कुछ इस टाइप से, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन यहां से किसी आर ग्रुप के साथ में लगा हुआ है, ये लीजिए आर ग्रुप लगा हुआ है, ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है, कुछ इस टाइप से कोऑर्डिनेट कर रहा है। यहां पे अगर बात की जाए कि जब इसने इसके साथ में कोऑर्डिनेट किया और इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, सॉरी Me लगा हुआ है, Me लगा हुआ है, और एक इसके साथ में क्या लगी हुई है, एल्कीन लगी हुई है, और ओवरऑल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब इस कंपाउंड के अंदर जब हम लोगों ने ये वाला कंपाउंड डाला तो अब की बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताएं, अगर ऐसा कंपाउंड डालेंगे तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, बोलो यार, हाँ, मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखना इस केस में अगर यहां से अगर बात की जाए कि नाइट्रोजन था जी, नाइट्रोजन था, इसने मेटल के साथ पीटी के साथ कोऑर्डिनेट किया, जब कोऑर्डिनेट किया तो यहां से एमी तो एज इट इज ये कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना, ये लीजिए कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर ओवरऑल के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, वो मेंटेन रहेगा। बाहर क्या निकल गया, इथीन, जो डबल बॉन्ड CH2 था। अगर इन कंडीशंस में अगर बात की जाए तो ये रिएक्शन फिर से कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे देखना इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी आएगी, देखो एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल डालिए। जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव होगा, कितने नाइट्रोजन है, 2 है, इंटू 2। Me के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। Pt का पता नहीं, x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, +1 के। जब यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2। +2 वाला क्या नहीं करना चाहेगा, बैक डोनेशन। अगर वो बैक डोनेशन नहीं करना चाहेगा तो उन केसेस में किससे लगेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से लगेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। तो ये मेटल सेंटर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ में कैसा बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के। इसलिए इस रिएक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो आपका है ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा, और अगर ये और ये वाला कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। तो फिर से के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, बोलो यार। और अगर रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगा तो उसके इसमें के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो इन कंडीशंस में हम लोग क्या बोल देंगे, के इक्विलिब्रियम जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो लेस देन 1 होगा, बोलो। फोर कहां से आ गई, ऊपर +1 है, 4 नहीं आएगी, +2 आएगी।
चेक कर अच्छे से। संजीव गॉट इट, ओके। और बोले भाई, एक मैं दे रहा हूं, आप लोग बता देंगे, ठीक है? सब लोग बताएं भाई। सब लोग बोले हाँ या ना। इन केसेस में आपको पक्का ये ध्यान रखना है कि मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर +2 या +2 से ज़्यादा होंगे तो बैक डोनेशंस नहीं होंगे। उस टाइम पे वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच के साथ जुड़ना चाहेगा। और जब मेटल के ऊपर क्या लगा होगा, मेटल अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा होगा 0 वगैरह में, उन कंडीशंस में वो किससे जुड़ना चाहेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के साथ में। इस बात को रखते हुए आप प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है? और उसके बाद फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। लास्ट जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो अपने पास में क्या है, ऐसे पीटी है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, वो इसके साथ लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फिर से मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। इसके ऊपर एमी लगा हुआ है और एक एल्कीन लगी हुई है। ओवरऑल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब की बार इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, प्रोपीन डाल दिया, प्रोपीन। और जैसे ही इसके अंदर प्रोपीन डालेंगे तो ये वाला कंपाउंड आपके पास में बना, पीटी एमी, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एमी। अब आपको ये बताना है कि इसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मेशन कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। सही जवाब देने की कोशिश में थे भरत जी, जल्दबाजी ना करें। और बताएं। ग्रेटर देन 1, ओके संजीव। लेस देन 1 भूपेंद्र जी, ओके। कमाल ही कर दिए हो भूपेंद्र जी। क्या इस जीत का एक ही घोड़ा होगा भूपेंद्र जी, या और कोई और बनना चाहेगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो होता ही नहीं फॉर्मेशन कांस्टेंट, 10 की पावर माइनस कुछ तो वैल्यू आएगी। सो ग्रेटर देन 1, ओके भरत। और कोई जवाब देना चाहे? कोई जवाब नहीं देना चाहता। आइए देखिए, अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से देखो, ये नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, इसने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब पक्का इसके ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तो इसने मेटल के साथ कोऑर्डिनेट किया होगा। तो जब आप इसमें ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो पिछले वाले की तरह ही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम आ गई है तो इन केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो इसके साथ में कौन जुड़ना चाहेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इसके साथ जुड़नी चाहेंगी। लेकिन देखो होता क्या है, कमाल की कहानियां ये होती है इसमें कि जैसे ही इसके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप टाइप की स्पीसीज आने लग जाएंगी तो फिर वो हाइपर कॉन्जुगेशन या +I से जो एक्टिवेट होंगी जो एल्कीन्स, उनका कोई रोल नहीं रह पाता है इसमें, उनके ऊपर हिंड्रेंस डोमिनेट करने लग जाती है। याद रखना, अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच अगर एल्कीन्स पहचाननी है तो उसके लिए ओनली +M देखना, क्या चेक करना, ओनली +M चेक करना। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहचाननी है तो डेफिशिएंट एल्कीन्स के केस में आप क्या चेक करेंगे, -M चेक करेंगे। इसके अलावा
अगर कभी भी आपको, अगर मान लो कि एल्कीन जो देख रहे हैं आप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन रिच देख रहे हैं, और वो अगर प्लस एच या फिर प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, उन केसेस में इन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के ऊपर स्टेरिक फैक्टर्स डोमिनेट करने लग जाते हैं। स्टेरिक फैक्टर्स जो होंगे वो क्या करने लग जाएंगे, स्टेरिक फैक्टर्स डोमिनेट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो हिंड्रेंस होगी, इसकी वजह से जो हिंड्रेंस होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। इसलिए ये वाला जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, और ये वाली जो होती है वो लेस स्टेबल हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो उन केसेस में आप क्या क्या चेक करेंगे, प्लस एम से चेक करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चेक करना, माइनस एम चेक करना है। अगर कोई भी एल्कीन प्लस एच या प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिच बन रही होगी तो उन केसेस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगी। किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करने लग जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के ऊपर, और इनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। इस बात को याद रखना, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम जो होगा वो लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी, किससे, रिएक्टेंट से। कर दिया, 2 बार कर दिया सुनीत। स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करने लग जाएंगी जब प्योरली हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मतलब एल्कीन के ऊपर लगे हुए सब्सटेंट कैसे होंगे, एमई टाइप के, ईटी टाइप के। लिख लेना इस बात को। देखो पिछले वाले से जस्ट पलट गई कहानियां। ये इलेक्ट्रॉन रिच थी इसके कंपैरिजन में, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई थी तो फिर वो किससे जुड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किससे थी, माइनस एम से। ठीक है, जब मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में थी देन वो किसके साथ जुड़ना चाहता है, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ, और इलेक्ट्रॉन रिच के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा क्योंकि वो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ जाएगा, तो माइनस एम से जो डेफिशिएंट थी उसके साथ ज्यादा जुड़ना चाहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब कभी भी एल्काइल ग्रुप आएंगे उन केस में हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्टिव मत बना देना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट कर देंगे। ओके, चलें आगे, समझ में आ गई होगी। नहीं, हर क्वेश्चन में नहीं है, बता रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसी गलती आप करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सीखते हैं भाई। देखिएगा, अब हम लोग एल्कीन की रिएक्शनें देखने जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। सुनिएगा अच्छे से। अगर मैं एल्कीन की रिएक्शंस की बात करता हूं, किसकी, मेटला एल्कीन्स की रिएक्शन की बात करता हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास में डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ कुछ इस टाइप से, जब इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी इसके ऊपर अप्रोच नहीं कर पाएगा क्योंकि ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं क्या बोलता हूं कि अगर मेरे पास में कोई भी मेटला एल्कीन होगी, क्या होगी, मेटला एल्कीन होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई मेटल है उसके ऊपर कुछ लिगेंड लगे हुए हैं और उसके ऊपर अगर एल्कीन लगी हुई है, तो उन केसेस में क्या होगा कि ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो फिर से क्या होगा, इन पोजीशंस के ऊपर मतलब कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। एक्चुअली में तो बैक डोनेशन होता है जिसकी वजह से वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो फिर इन पोजीशन के ऊपर क्या करने लग जाएगा, अटैक करने लग जाएगा, और ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स क्या होंगे, फेवरेबल हो जाएंगे। तो इसी के बेस्ड आपसे अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था नेट में कि आपके पास में अगर कोई एल्कीन होगी तो उस एल्कीन के केस में कहां पे, कौन सी पोजीशन पे अटैक होगा, पहला ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक से ज्यादा एल्कीन होंगे तो फिर कौन सी एल्कीन के ऊपर अटैक होगा। तो आइए उन सब बातों को समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेंगे। देखते हैं, जरा बोर्ड पे देखना। पहला केस की अगर मैं बात करूं तो पहला केस ये है कि अगर आपके पास में कैसी है,
अगर आपके पास में ओपन एल्कीन है, बोलो यार कैसी है, ओपन एल्कीन है, और एक आपके पास में साइक्लिक एल्कीन्स है, कौन सी है, साइक्लिक एल्कीन्स है, तो हमेशा ओपन वालों की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, ओपन वालों की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी बात, सेकंड बात अगर की जाए तो सेकंड में हम लोग ये बोलेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, एक आपके पास में हेक्साट्राईइन है, एक आपके पास में क्या है, हेक्साट्राईइन है, कुछ इस टाइप से हेक्साट्राईइन है, और दूसरा आपके पास में कौन सा है, बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्जुगेशन एरोमेटिसिटी आने की वजह से कॉन्जुगेशंस बहुत फास्ट होंगे, जिसकी वजह से आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसके कंपैरिजन में इसको क्या करता है, ज्यादा सेलेक्ट करता है, पहली बात, ठीक है। इसलिए ओपन वालों की रिएक्शन ज्यादा फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ किसके, साइक्लिक एल्कीन्स के। दूसरी कहानी, अगर आपके पास में ओड वाले होंगे, ओड एल्कीन्स रही होंगी, मतलब जिनके अंदर 5 कार्बन वाले रहे होंगे और एक कौन सी रही होंगी, E1 वाले रहे होंगे, तो हमेशा E1 वाली एल्कीन्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। E1 सेंटर वाली एल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और ओड सेंटर वाली एल्कीन्स की रिएक्टिविटी कम होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्या दे रखा है, एक 3 मेंबर की ऐसी एल्कीन दे रखी है जैसे डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव, ये वाला लगा हुआ है, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से दिखा सकता हूं, बोलो यार, नेगेटिव, और दूसरा मेरे पास में क्या है, साइक्लोब्यूटाडाईन है, तो ये वाले जो एग्जिस्ट करेंगे वो एनाइन की फॉर्म में, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कम करेंगे और E1 वालों के ऊपर ज्यादा अटैक होंगे, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ये जर्नली न्यूट्रल होंगे, और ये जर्नली कैसे होंगे, अनाइनिक होंगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इनको कम सेलेक्ट करेगा और इसको ज्यादा सेलेक्ट करेगा। इसलिए E1 वालों की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, ओड वालों से, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट होता है। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिक्स करके अगर क्या बनाता हूं, एक सीरीज बनाता हूं, तो वो सीरीज कैसी दिखाई देती है, वो सीरीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा उसको देखिएगा कैसी सीरीज आएगी। देखिएगा वो सीरीज है, आपके पास में डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में किसकी होगी, साइक्लोब्यूटाडाईन की होगी, उसके बाद में देखो ओपन चेन वाले सबसे पहले आएंगे, तो E1 वाले चल रहे हैं अभी, हेक्साट्राईन उसके बाद में आएगा, उसके बाद में देखो ये असाइक्लिक हो गए, इसके बाद में साइक्लिक एल्कीन्स आएंगी, साइक्लिक एल्कीन में क्या आएगी आपके पास में, 6 मेंबर्ड रिंग आएगी, इसके बाद में कौन आएगा, 4 मेंबर्ड रिंग आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है इसके कंपैरिजन में। दूसरी बात, इसके बाद में जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो अब ये किसके केस थे, जिनमें E1 सेंटर थे, जिनमें सारे के सारे कैसे थे, E1 सेंटर थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो अगले कौन से आएंगे, जिनमें ओड सेंटर्स आएंगे, तो ओड में पहले ओपन चेन लेके आए, ओड में ओपन चेन ये वाला आएगा, इसके बाद में कौन सी आएगी, 5 वाली आएगी, कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड नेगेटिव, मतलब ओवरऑल के ऊपर ऐसे दिखा दे। इसके अलावा ये मेटल सरफेसेस जब जुड़ी होगी तो कुछ इस टाइप में रही होगी। इसके अलावा आपके पास में इसके बाद में कौन आएगा आपके पास, 5 मेंबर रिंग में CP आ जाएगा, कुछ इस टाइप से CP आ जाएगा, और लीस्ट कौन सा हो जाएगा अपने पास में, 7 मेंबर्ड रिंग का कुछ इस टाइप का कंपाउंड, अगर ये रिएक्शन मीडियम में गिवन हो। तो ये आपके पास में क्या आएगा, ओवरऑल रिएक्टिविटी का सीरीज आता है। अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स में गिवन है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद पीछे वालों के ऊपर जाना है। क्या ये कहानियां समझ में आई आपको, ये रिएक्टिविटी सीरीज E1 और ओड के बेसिस पे, E1 और ओड के बेसिस पे। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा आपके पास में Fe है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप से क्या चिपका हुआ है, Cp चिपका हुआ है, इसके ऊपर 2 CO लगे हुए हैं, CO है और एक डबल बॉन्ड है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर मैंने न्यूक्लियोफाइल डाला कोई, जैसे MEO नेगेटिव डाल दिया है, तो आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा।
सीरीज को देखते हुए बोले, देखो सीरीज में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपके पास में सीपी लिगेंड आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब इसके ऊपर रिएक्शन करवाने जाएंगे तो रिएक्शन देखो एक तो इस पोजीशन पे हो सकती है, इसके ऊपर हो सकती है, या फिर रिएक्शन इसके ऊपर हो सकती है। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो मेजरली किसको सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट क्या करेगा, इसी के ऊपर अटैक करेगा। बोलो यार ये तो एरोमेटिक भी है और अनायनिक भी है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे ना जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले के ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो सीपी, इसके ऊपर क्या था, सीओ था, और यहाँ पे CH2 और CH2 के ऊपर क्या लगा होगा, OMe लगा होगा। कुछ इस टाइप का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ये कैसा था, कैटाइनिक, ये कैसा है, एनाइनिक। तो और जो अपना बनने वाला होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आई, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? समझ गए हैं? गर्मी हो रखी है यार, एसी खराब हो रखा है यहाँ का, पढ़ाया नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा फिर भी हम आपको सामने कोऑपरेट करते हैं, चलते हैं आगे। देखिएगा अगर इसके बाद में अगर बात की जाए तो जो अगला पोर्शन है अपना वो ये होगा कि अगर आपके पास में कोई भी अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या किसी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आंसर होगा बिल्कुल ना। अगर आपके पास में कोई भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होते, कभी भी एल्कीन के ऊपर रिएक्शन नहीं हो पाएंगी। देखिएगा अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में अभी जो ये वाला कंपाउंड था, इस कंपाउंड में कैसा था, ये मोनोकैटाइनिक था, मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज था, +1 चार्ज था। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होने लग गए, अटैक हुए। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि एक ही बार अटैक करवाना है या बार बार अटैक करवाना है, इसके ऊपर भी तो क्या हो सकता था, अटैक हो सकता था। तो कहानी सुनना अच्छे से। अगर आपके पास में जो भी कॉम्प्लेक्स गिवन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स अगर कैसा होगा, कुछ इस टाइप से डाई अनायनिक रहा होगा, अच्छे से समझना कहानियों को। अगर वो डाई अनायनिक रहा होगा, फर्स्ट केस बता रहा हूं, अगर वो डाई अनायनिक रहा होगा, ओवरऑल के ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। बोलो यार ये क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। और जब इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, MEO नेगेटिव टाइप का कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर बाहर से डाल देते हो तो उन कंडीशंस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने टाइम वो क्या करेगा, रिएक्शंस दिखाएगा। तो इसके ऊपर भी वो रिएक्शन करेगा और इस वाले के ऊपर भी वो रिएक्शन करेगा। दोनों एरोमेटिक रिंग है, बोलो यार दोनों बेंजीन है, तो पहले इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जब अटैक करेगा तो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, जरा बोर्ड पे देखना। ये कुछ इस टाइप से था, यहाँ पे H है, OMe है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा। इसके ऊपर आयरन आ जाएगा, फिर से नीचे वाले में फिर से क्या करेगा, अटैक कर देगा, और जब अटैक करेगा तो यहाँ पे OMe दिखा दो, हाइड्रोजन दिखा देते हैं, और ये लीजिए ये बना दिया है। तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। इस केस में आपके पास में क्या होंगे, 2 बार अटैक पॉसिबल होंगे। कितनी बार अटैक होंगे, 2 टाइम्स क्या होंगे, अटैक होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा देखना, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लो कि आपके पास में किस टाइप का कंपाउंड है, दूसरे टाइप का कंपाउंड में लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई सारे के सारे। देखिएगा अगर कुछ इस टाइप का मोनोवेलेंट है, MO है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक 3 सिस्टम लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है, ब्यूटाडाइन लगा हुआ है।
इस कॉम्प्लेक्स को जब आप चेक करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को जब आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, ओवरऑल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। जब इसके ऊपर मैं न्यूक्लियोफाइल डालता हूं, जैसे मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो वो न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा, बताएं एक बार जल्दी से, वो कौन सी वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। देखो यहां से न्यूक्लियोफाइल चला, इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक कर देगा। बोलो यार, ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो ये न्यूक्लियोफाइल आया इसी के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि 6 देखो ओपन है, E1 का है, ये वाला तो ओड है और ये साइक्लिक है, तो इसको सेलेक्ट करेगा, इस वाली पोजीशन पे अटैक कर देगा। और जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा MO, यहाँ पे कुछ इस टाइप का, और इसमें क्या बन जाएगा 3 का बनेगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा Me। देखो यहाँ पे क्या इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है, यहाँ पे क्या आएगा CH2, और इस CH2 के ऊपर किसने अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये आपके पास में क्या होगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो यार, बोलो तो। क्या बात समझ में आई, बोलो यार। क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाँ जितना दिया होगा उतनी बार अटैक करेगा। बताइएगा भाई। देखिए इसके ऊपर अगर आपने क्या डाला है, MEO नेगेटिव डाला है, तो MEO नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स गिवन है। ये देखिए 5 मेंबर्ड रिंग आपके पास में गिवन है। अगर इस 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर जब अटैक करवाएंगे,
इस 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर जब क्या करवाओगे आप, अटैक करवाओगे, तो ये क्या करेगा, इस वाली पोर्शन के ऊपर अटैक कर दिया इसने, मान लीजिए एक बार अटैक किया, ठीक है, दोनों ही क्या लगे हुए हैं आपके पास में, सीपी यूनिट्स लगे हुए हैं। तो अटैक करने के बाद में आपके पास में प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, एमओ। हाँ प्रीति बिल्कुल सही है, जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा उतने टाइम ही क्या होगी, रिएक्शन होगी, PR2 कुछ इस टाइप का। इसके ऊपर अगर अटैक किया है तो देखो 2 बार अटैक होंगे और दोनों बार एक ही सेम रिंग के ऊपर अटैक होंगे। अगर इसने एक बार अटैक कर दिया तो यहां से कितने में चला जाएगा, वो 4 रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा ये कन्वर्ट होगा कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से अटैक होगा। इसके ऊपर किसने अटैक किया, OMe ने, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 वाले में सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अगर ये 4 वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ऊपर आपके पास में CP पड़ा हुआ है, वो 5 का सिस्टम है और ये वाला किसका है, 4 का सिस्टम है। फिर से अगर OMe नेगेटिव अटैक करेगा तो वो OMe नेगेटिव इस वाले पोर्शन पे अटैक करेगा, और जब इस वाली पोर्शन पे अटैक करेगा तो MO PR3, एक पॉजिटिव चार्ज अभी भी बचा हुआ है, बोलो यार, एक तो न्यूट्रलाइज हो गया, एक और बचा हुआ है। तो यहां से आपके पास में PR2 कुछ इस टाइप का, इसके ऊपर CP था, और फिर से जब सेकेंड टाइम अटैक होगा तो ये दोनों पोर्शन सिमिट्रिकल है, बोलो यार कैसी है, सिमिट्रिकल है। और अगर सिमिट्रिकल होंगी तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपके पास में, कुछ इस टाइप से। ये लीजिए 3 सेंटर के साथ में तो ये ज्वाइन हो जाएगा, इसके अलावा 2 सेंटर बचेंगी तो इसके ऊपर OMe आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, OMe। मतलब एडजेसेंट पोर्शंस के ऊपर क्या होता है, इसमें अटैक होता है। किस पे होगा, एडजेसेंट पोर्शन के ऊपर इसमें अटैक हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आई। ठीक है, क्या समझ में आई, फिर से बताना कुछ इसमें। चलूं क्या आगे, और बता दो क्वेश्चन 2-4, बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो। क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाँ प्रीति देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही, इसमें जो सी कौन सा था, इसमें दोनों पे इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक के ऊपर अटैक हो जाएगा तो 5 का बन जाएगा, और 5 का कैसा होगा, अनस्टेबल। 5 के ऊपर तो अटैक होंगे ही नहीं ना। देखो अभी तो सीरीज लिखी है हम लोगों ने, पहले आपके पास में अगर 5 का है तो देखो 5 वाला है, और आपके पास में कौन सा है, 6 वाला है, तो किसके ऊपर अटैक होंगे, 6 वाले के ऊपर। 5 वाले के ऊपर तो अटैक ही नहीं होंगे, वो तो बहुत लो नीचे आ रहा है सीरीज में, इसलिए यहाँ पे दोनों बेंजीन के ऊपर पहले अटैक हो रहे हैं। जब एक के ऊपर अटैक हुआ तो फिर 5 में कन्वर्ट हो गया, फिर से दूसरे 6 के ऊपर अटैक हुआ है, वो 5 में कन्वर्ट हुआ है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास में दोनों ही कौन से हैं, 5 वाले हैं। यहाँ पे दोनों ही आपके पास में 5 वाले हैं, तो पहले 5 वाले के ऊपर अटैक करवाना, देन 4 का बन जाएगा, दूसरा 5 का है, तो 4 वाले के ऊपर रिएक्शंस क्या होंगी, फास्ट होंगी इन कंपैरिजन ऑफ 5 वाले के, इसलिए इसमें एडजेसेंट पोर्शन पे आएंगे ग्रुप्स।
बताए कहां से प्रोडक्ट बनेगा? कहां से प्रोडक्ट बनेगा? ओके, थर्ड पे अटैक होंगे, सही बात है। नीचे वाले में देखना भी, दोनों जो क्वेश्चन है आपके पास में, इन दोनों क्वेश्चनों में समझना, यहां पे आपके पास में क्या होगा, देखो जो पहला वाला कंपाउंड है उसमें भी सीपी यूनिट है, सेकंड वाले में भी सीपी यूनिट है। इसमें 3 मेंबर रिंग है, इस मतलब 3 मेंबर की अपने पास में ओड वाली है और इसमें भी ओड वाली है। अगर दोनों के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने आता है, चाहे आप न्यूक्लियोफाइल सेम ले सकते हैं, हाइड्राइड दोनों केस में ले सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि 5 वाले के कंपेरिजन में 3 वाले के ऊपर अटैक्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। अगर 3 वाले के ऊपर अटैक फास्ट होंगे तो वो आएगा और इस टर्मिनल के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही टर्मिनल के ऊपर अटैक करेगा तो एमओ था, एक अपने पास में क्या था, 5 मेंबर सिस्टम था, सीओ था और दूसरा क्या था, एनओ था। तो इस केस में जैसे ही अटैक करेगा तो देखो ऐसा समझो कि ये कुछ इस टाइप का सिस्टम होगा, नेगेटिव सिस्टम। जब इसने अटैक किया होगा, बाहर से आने वाले ओएमई नेगेटिव ने अटैक किया होगा, तो इसके टर्मिनल पे अटैक किया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई अनाइनिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इस सेंटर के ऊपर कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया है, ओएमई ने अटैक किया है। अब ये वाला जो अपने पास में होता है, हम लोगों ने बोला था कि जो एल्कीन जो होती है, तो जब हाई बैक डोनेशन होता है तो हाई बैक डोनेशन के बाद में वो डाई अनाइनिक स्पीसीज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये बात हम लोगों ने की थी। लेकिन देखो अब ये डाई अनायन बन रहा है और ये डाई अनायन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल के ऊपर जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो उस केस में क्या सेलेक्ट करता है, वो टर्मिनल पोर्शन को सेलेक्ट करता है और जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट दिखाई देता है इस केस में, वो प्रोडक्ट दिखाई देगा। 5 मेंबर रिंग थी, इसके ऊपर एमओ था, इसके ऊपर सीओ लगा हुआ था, एनओ लगा हुआ था और आपका जो रिजल्टेंट कंपाउंड जनरेट होगा वो CH2OMe कुछ इस टाइप का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा जब इस वाले टर्मिनल पोर्शन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन ध्यान से देखना, जो नीचे वाला कंपाउंड है उस कंपाउंड में फिर से आपके पास क्या तो टर्मिनल पोर्शन है और एक दूसरे टाइप की कौन सी है, मिडल पोर्शन है। तो इस केस में इन टर्मिनल पोर्शन पे अटैक ना करके वो कौन सी पोर्शन पे अटैक करता है, मिडल पोर्शन पे अटैक करता है। और मिडल पोर्शन पे अटैक करने का जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि इसके ऊपर, इस डब्ल्यू के ऊपर यहां पे जो इन्वायरमेंट है वो कैसा नहीं है, पाई एक्सेप्टर वाला इन्वायरमेंट नहीं है। मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ज्यादा होंगी तो अगर आपके पास में ऐसा सिस्टम आ जाए कि जिसमें 2 डिफरेंट साइट्स हों जिनके ऊपर अटैक हो सकता हो, तो उन केसेस में वो क्या करेगा, अगर मान लो कि आपके पास में कैसा था, 3 मेंबर वाला रिंग था। समझना इस बात को अच्छे से, मैं अगले पेज पे समझाता हूं। CP2 था, W था, इसके ऊपर कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट था, यहां पे डबल बॉन्ड था, नेगेटिव था। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, हाइड्राइड जो होगा वो इस वाली पोजीशन पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। इस वाली पोजीशन पे अटैक क्यों किया, क्योंकि उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा W, वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, यहां पे H आ जाएगा, एक H पहले से था, दूसरा H आ जाएगा, नेगेटिव आएगा और इस पोजीशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये इन दोनों के साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या हो रहा है, अपने पास में ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के साथ में जब कंबाइन करेगा तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज अगर पास में होते तो वो ज्यादा अनस्टेबल होते, और ज्यादा अनस्टेबल होते तो कभी भी एल्कीन वगैरह में चेंज नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पे ये वाले के कंपैरिजन में जब पास पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो और एक दूर दूर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो तो ये वाली फॉर्म क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ना कि इस केस में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती, नेगेटिव नेगेटिव इस पोर्शन पे हाइड्रोजन अटैक करता और यहाँ पे WCP2 लगा होता, यहाँ पे क्या लगा होता, WCP2 लगा होता, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इस अनस्टेबल के कंपैरिजन में ये वाली फॉर्म क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। इसलिए वो कौन सी पोर्शन को सेलेक्ट करेगा, मिडल पोर्शन को सेलेक्ट करता है।
जब इसके ऊपर इन्वायरमेंट कैसा होगा, नॉन पाई एक्सेप्टर का होगा। और इन केसेस में क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है, पाई एक्सेप्टर का है, तो उन केसेस में वो कहां पे अटैक करेगा, टर्मिनल पोर्शन पे अटैक करेगा। अटैक किसके ऊपर हो रहा है, 3 मेंबर के ऊपर ही हो रहा है। इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। 3 मेंबर के केस में 2 पोर्शंस हैं, दोनों पोर्शन में से कौन सी वाले के ऊपर अटैक होगा वो डिसाइड करेगा मेटल के ऊपर इन्वायरमेंट। अगर मेटल के ऊपर इन्वायरमेंट अगर कैसा होगा, स्टेरिकली मतलब अपने पास में पाई एक्सेप्टर वाला रहा होगा, तो उन केसेस में टर्मिनल के ऊपर अटैक होंगे। और जब उसके ऊपर नॉन पाई एक्सेप्टर इन्वायरमेंट होगा, तो उन केसेस में मिडल पोर्शन के ऊपर में क्या होता है, अटैक होता है। ये कहानी होगी इस केस में। बोलो बोलो क्या बात समझ में आई? क्या कहानी समझ में आई? सीरीज लेट लेने से तो सीरीज में तो अटैक करवा देंगे, लेकिन कौन सी पोर्शन पे अटैक होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, लगे हुए पाई एक्सेप्टर। अगर 3 मेंबर की रिंग में लगे हुए अगर पाई एक्सेप्टर होंगे, पाई एक्सेप्टर अगर रहे होंगे, तो उन केसेस में टर्मिनल के ऊपर अटैक होंगे और रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऐसे दिखाई देंगे। अगर उसके ऊपर लगे हुए अगर पाई एक्सेप्टर नहीं होंगे, तो उन केसेस में जो अटैक होंगे वो मिडल पोर्शन पे होंगे और जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। एक 4 मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिखाई देगी। बोलो ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ठीक है, बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन आपके पास में ये वाला है कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड मैथिल लगा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर ये 4 सेंटर से कोऑर्डिनेटेड है, FeCO यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इस पोर्शन के ऊपर OMe लगा हुआ है और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाल दिया है, इसके ऊपर क्या इसके ऊपर कोई डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, पहला क्वेश्चन ये है। तो देखो डायरेक्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो नहीं सकता है, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर हमें क्या करवाना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा। और चार्ज क्रिएट करवाने के लिए इसके ऊपर हम लोगों ने CpH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन डाल दिया है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में इसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया है, दूसरे स्टेप में इसके ऊपर क्या डाला है, न्यूक्लियोफाइल डाला है। ये A बना, दूसरे स्टेप में इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डाला है, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट B बताना आपको कि B प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, B प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा। सोचें जल्दी से। सोच लिया, देखना एक बार। अगर इस वाले केस में अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा, हम लोगों ने कार्बोकैटायन डाला है। अगर कार्बोकैटायन डाला है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हाइड्राइड एक्सेप्ट करेगा और वो क्या बना लेगा, यहां से
स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करने लग जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो कार्बोकेटाइन आएगा वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनो अनाइनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन को क्या करने लग जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स से एक्सेप्ट करने लग जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास में कैसा कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से। 6 मेंबर रिंग थी, डबल बॉन्ड थे, OMe था, इस पोर्शन के ऊपर मेथिल लगा हुआ था। ठीक है, अब देखो जैसे इसने इस पोर्शन से पॉजिटिव पकड़ा होगा तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, बोलो यार, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, FeCO3, और ओवरऑल के ऊपर कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स में जैसे उसने हाइड्राइड को निकाला होगा, इस सेंटर के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो मेटल यहां से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो जो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है वो किसके ऊपर दिखाई देता है, मेटल के ऊपर दिखाई देता है। और कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा। जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम लोग न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल दो पोर्शन के ऊपर अटैक कर सकता है। क्या तो वो इस वाली पोर्शन पे अटैक कर सकता है या फिर वो इस वाली पोर्शन पे अटैक कर सकता है। ऐसे सोचना, जब ये कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल के साथ कंबाइन होगा तो इसके ऊपर बैक डोनेशंस होंगे, और जब बैक डोनेशंस होंगे तो इस पोर्शन के ऊपर जो डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा। बोलो यार, इन सेंटर्स के कंपैरिजन में देखो, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है या इस वाली पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है। इस पोर्शन के ऊपर में डेल पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ज्यादा क्रिएट होंगे, क्योंकि वो मेथिल के +H से या फिर +I से, या +I से बोल देना, +I से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो इस वाले सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन के आएगा वो आपके पास में कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, OMe था, इस सेंटर के ऊपर में Fe क्या लगा हुआ था, CO3। नेगेटिव चार्ज बाहर से आ रहा है तो न्यूट्रलाइज कर देगा मेटल के चार्ज को। हाँ, Fe3 ठीक है, CO3 यहां पे क्या था, Me था, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका क्या बनेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। बोलो क्या कहानी समझ में आई। इस पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्या कहानी समझ में आई। पूरी तो सुनाई दे रही थी सर, पूरी तो सुनाई दे रही थी। कौन था, कौन था, सुनाई दे रही थी अंदर पूरी तो। बच्चों को तो नहीं, मेरे को सुनाई दे रहा था। बोल रहे थे आप, कौन था वो। ओके, समझ में आ गया आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ और क्वेश्चन करना चाहोगे क्या, लिख के जाऊं क्या। कुछ और क्वेश्चन करना चाहोगे क्या, लिख के जाऊं क्या। अरे यार थोड़ा आज ध्यान भटक रहा था तो थोड़ा सा ये मामला अपना ढीला हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर दिमाग जा रहा था बार बार। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, कर लेना एक बार, डिस्कस कर लेंगे फिर उनको।
न्यूक्लियोफाइल डालना, क्या बनेगा? कहाँ पे अटैक होंगे, इन दोनों क्वेश्चनों कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक क्वेश्चन और लिख लें। इंडेनाइल लिगेंड है ये, बात करेंगे आगे। ठीक है, कर लेना भाई, ठीक है, इनको तीनों को कर लेना एक बार। समझ में तो आ ही गया होगा। इस केस में देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक एल्कीन ही है, इसके ऊपर अटैक होंगे, सीपी के ऊपर जाएगा नहीं। इसमें एक 3 है, एक 2 है, एक सीपी है, तो न्यूक्लियोफाइल 2 के ऊपर ही जाएगा। इसके अंदर क्या है, इंडेनाइल है, वो 5 मेंबर्ड का होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे E1 का इसी के ऊपर अटैक करेगा। हो गया खत्म, बहुत ही सो सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।